हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 21 सितंबर का। 21 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के अंदर में अलग अलग तरह से जो इकोनॉमी उसको यहां पर चेंज करने का प्रावधान जो है वो बार बार से कर रहे हैं। पिछली साल जब नवंबर में वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तब से वो टारगेट कर रहे थे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनवरी में जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और जो एजेंसी है आइस इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बदलाव किया, जहां पर अब जो H1B वीजा जो दिया जाता था यूएसए के द्वारा, अब उसके ऊपर भी जो क्रैकडाउन है वो शुरू कर दिया। जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी H1B वीजा अब लगवाती है और H1B वीजा के तहत अगर कोई भी एम्प्लॉई यूएसए के अंदर में आता है, तो उस कंपनी को अब $1 लाख की एनुअल फीस जो है वो देनी पड़ेगी। अब ये बात जो है ये तो मेन न्यूज। अब इसके अंदर में कई सारी बातें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये H1B वीजा जो है ये होता क्या है। H1B वीजा का मतलब ये है कि यहां पर अमेरिका के अंदर में एक वीजा का प्रावधान है, जहां पर जो भी ग्रेजुएट और जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर में यहां पर आते हैं जॉब करने के लिए, तो उनको दिया जाता है H1B वीजा। यूएस की जो जितनी भी जो सिलिकॉन वैली है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर में जो उनकी एडवांसमेंट हुई है, यहां पर H1B वीजा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यूएसए के एक एक्सपर्ट है और उनका यह कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने जो रैपिड ग्रोथ ली है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में, मेडिकल फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर में, तो यहां पर H1B वीजा जो है वो पैरामाउंट रहा है। सबसे ज्यादा सक्सेस जो मिली है उसके पीछे H1B वीजा रहा है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट शस्त्र है उसके ऊपर अब $1 लाख की जो एनुअल फीस लगाई है, यहां पर उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो H1B वीजा के लिए जो एनुअल फी लगी है उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही 50% के जो टैरिफ हैं वो इंडिया के ऊपर लगाए हैं। मतलब कि इंडियन गुड्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर जाएंगे तो उनके ऊपर 50% के टैरिफ लगेंगे। $100 का आइटम है तो वो अमेरिका पहुंचकर $150 का हो जाएगा। और इसी वजह से इंडियन गुड्स की जो डिमांड है वो अमेरिकन मार्केट के अंदर में कम हो रही है और इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन H1B वीजा से कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम H1B वीजा की बात करते हैं तो 71% जो लोग H1B वीजा जो पाते हैं उसके अंदर में 71% जो हैं वो इंडियंस होते हैं। और यहां पर अगर इस तरह की एनुअल फीस लगनी शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से जो इंडियंस अमेरिका के अंदर में जाते थे वो अब हार्म हो जाएगा। यहां पर एक और इंपैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है वो पड़ेगा रेमिटेंसेस के मामले में। सबसे पहले बात आती है कि रेमिटेंसेस होते क्या है। रेमिटेंसेस का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडियन जो है वो दूसरे देश के अंदर में जॉब करता है और जॉब करने के बाद जो पैसे है वो वापस इंडिया भेजता है, जो पैसे उसने किसी और देश में कमाए और वापस इंडिया भेजे, उसे बोला जाता है रेमिटेंसेस। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पाने वाली जो कंट्री है वो है इंडिया। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट किया है और इसके इंप्लीकेशन दिखने भी शुरू हो चुके हैं। यहां पर अब बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो अब रश कर रहे हैं। जो इंडिया छुट्टी मनाने आए हुए थे वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस अमेरिका पहुंच जाए और उनके वो एनुअल फीस जो लगने वाली है उससे बच जाएं। यहां पर एक और बात आती है कि जो H1B वीजा है इसका कितना बड़ा इंपैक्ट जो है वो यूएस की इकोनॉमी के ऊपर में। यहां पर ये डाटा भी दिखाया गया है जहां पर एम्प्लॉयज विद H1B वीजा कितने कितने लोग हैं। यहां पर Amazon जो सिलिकॉन वैली के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट फर्म के तौर पर है, यहां पर लगभग 10,000 एम्प्लॉय जो हैं वो H1B वीजा के।
माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, सब में लगभग 5,000 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो H1B वीजा के तहत हैं। और यहां पर अलग अलग कंपनीज जो हैं उन सबके अंदर में इंडियंस की भागीदारी जो है और जो H1B वीजा की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो इंडियन फर्म्स हैं जैसे कि हमारी इंफोसिस है, TCS है, HCL है, विप्रो है, इनके भी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी वहां पर काम करते हैं। और लगभग 10,000 जो ऐसे हमारे एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर अब उनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि जो एनुअल फीस है वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी पे करेगी तो वो अब किसी H1B वीजा को स्पॉन्सर क्यों करेगी, क्योंकि यहां पर देखने की बात है। दूसरा एक और इंपैक्ट आता है और जो सबसे जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये एनुअल फीस लगाई है ये क्यों लगाई। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का तर्क ये है कि वो अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं। अमेरिकन फर्स्ट की बात यह है कि जो जितनी भी जॉब्स हैं अमेरिका के अंदर में उसमें पहले अधिकार जो है वो अमेरिकन का है। और इसीलिए यहां पर वो जो इमिग्रेंट्स आते हैं लीगल और इलीगल उनके ऊपर यहां पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। अब ये तो हो गया ओवरऑल इंपैक्ट, लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि अगले हफ्ते इसी हफ्ते जिस तरह से हमारा डेलीगेशन जाने वाला था, जो पहले सिर्फ बात करके आने वाला था 50% के टैरिफ की, अब यहां पर जिस तरह से जो H1B वीजा की भी बात आ गई है, अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि इंडियन डेलीगेशन जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी अमेरिका के अंदर में होंगे, तो अब यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होगा। कल एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर में वो यहां पर समुद्र से समृद्धि की तरफ एक इवेंट को यहां पर संबोधित कर रहे थे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बात की। यहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई देश नहीं। यहां पर वो बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी की जो निर्भरता है अलग अलग देशों के ऊपर में, यहां पर वो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त को जब देश के नाम संबोधित किया था तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमें स्वदेशी 2.0 की तरफ जाना चाहिए। और यहां पर उसी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े, जहां पर चिप्स से लेके और शिप्स बनाने तक, छोटे से लेके बड़ा जितनी भी जो चीजें हैं वो इंडिया के अंदर ही बने और हम किसी और देश के ऊपर जो निर्भरता है हमारी वो खत्म हो जाए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनडायरेक्टली जो H1B वीजा का जो बात है उसको भी यहां पर उठा दिया है। अब आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी इसी से रिलेटेड है, जहां पर ओपोजिशन पार्टीज ने अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सेंटर गवर्नमेंट है इसके ऊपर टारगेट किया। जहां पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके 75वें जन्मदिन के ऊपर में जो बधाई दी थी, उसके बाद अब ये जो टैरिफ लगाया है, जिस तरह से एनुअल फीस लगाई है 1 लाख रुपए की, अब ये रिटर्न गिफ्ट है। और यहां पर उन्होंने टारगेट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो पूरी तरह से खराब है। वहीं जो डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, जब इंडिया ने एक फर्म रिस्पांस दिया था, जब एक हमारी एक आईएफएस अधिकारी जो थी वो अमेरिका के अंदर में थी और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और जिस तरह का फर्म रिस्पांस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार जो चल रही है यहां पर उस तरह से काम करना चाहिए। अलग अलग जो पार्टीज हैं ऑपोजिशन के अंदर में, जिसमें शिवसेना उद्धव ग्रुप के जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार यहां पर चुप है, ये एक एब्सोल्यूट डार्कनेस की तरफ जा रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट घटना घटी है जो इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर में डालने वाली है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर रिस्पॉन्स करना चाहिए था। असुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम के जो नेता हैं, सबने ये कहा है कि यहां पर हमारी सरकार को कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है उनसे रिलेटेड। यहां पर राहुल गांधी जी ने कहा कि जो उनका हाइड्रोजन बम है वो जल्द ही आने वाला है, जो वोट चोरी से रिलेटेड है। यहां पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर उन्होंने कर्नाटका के अंदर में जो अलंद एक विधानसभा की सीट है, यहां पर जिस तरह से वोट चोरी हो रही थी, यहां पर उन्होंने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए। यहां पर राहुल गांधी जी ने कहा कि जब भी वो कोई बात कहते हैं वो पॉइंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, और यहां पर कोई भी उनके ऊपर ये लांछन नहीं लगा सकता है कि वो कोई भी भ्रामित बात बोल रहे हैं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो सीआईडी की जो जांच कर्नाटका पुलिस कर रही है अलंद विधानसभा सीट के अंदर में, उसके अंदर में जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर शय कर रहा है, और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अंदर में जो सहयोग है वो नहीं कर रहा है। अब ये एलिगेशन लगे हैं और यहां पर राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिकली साइट किया है कि वो जो भी बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स के ऊपर। अब यहां पर पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि राहुल गांधी जी अपने फैक्ट्स बता रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अपनी बात कर रहा है, तो यहां पर इन दोनों के ऊपर में कौन सही बोल रहा है, यहां पर जुडिशरी को इंटरवेन करना चाहिए, और इंटरवेन करने के बाद देश को यह बात बतानी चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है और किसके साक्ष्य सही हैं। सबसे पहली बात, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो जो बात कह रहे हैं अगर वो सही है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में यहां पर सवालिया निशान उठते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, और इसका काम है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए अक्रॉस कंट्री, अगर उसके ऊपर इस तरह के क्लेम, अगर साक्ष्य प्रस्तुत हो जाते हैं तो यहां पर हमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में जो विनोद दिवाकर जी जस्टिस जो है उनकी बेंच ने यहां पर एक फैसला दिया। यहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने अब यूपी के डीजीपी और होम डिपार्टमेंट से ये कहा है कि जितनी भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर में अब जो कास्ट का जो मैटर है वो यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है और उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट जहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का जो मामला है, उसके अलावा जितने भी केसेस हैं यहां पर किसी की भी जाति का जो प्रमाण है वो एफआईआर के अंदर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बाइसिंग होती है और जस्टिस जो है वो कई बार कर्टेल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिलेटेड है, जहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिल्ली के अंदर में यहां पर सीबीआई और सीबीआई के साथ साथ एनआईए और आईबी को साथ में मिलकर यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंटरपोल है, यहां पर जो भारत पोल जनवरी के अंदर में बनाया गया था, जहां पर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट, एनआईए, आईबी और उसके साथ साथ सीबीआई जो है वो साथ में मिलकर काम करे, और जितने भी जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, आर्म्स ट्रैफिकर हैं, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, अगर कोई किसी भी तरह का इलीगल काम करता है तो उसके खिलाफ अब यहां पर जो एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो यहां पर हमें स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, ताकि हम एक्स्ट्रेडिशन की जो ट्रीटी है, जो कार्रवाई है वो हम जल्दी जल्दी कर सकें, और अगर कोई इन सब मामलों में संलिप्त है तो उसको जल्दी जल्दी भारत लाया जाए और हमें यहां पर न्याय मिल सके। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एक दुखद घटना घटी, जहां पर बारामूला डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है वहां पर एक जो जवान है वो शहीद हो गया। यहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर टेररिस्ट के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, जिसके अंदर में एक जो जवान है वो शहीद हो चुका। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अब नेशनल यंग शेफ कॉन्टेस्ट जो है यहां पर कंडक्ट करवाने की बात की। यहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का मानना यह है कि वो चाहते हैं कि इंडियन क्यूजीन्स जो है उनको यहां पर तवज्जो दिया जाए, और जो यंग शेफ्स हैं उनको यहां पर भागीदारी दी जाए, ताकि देश की जो जितनी भी क्यूजीन्स हैं वो विश्व पटल के ऊपर में आए और यहां पर एक हेल्दी कंपटीशन हो। और इसीलिए यहां पर टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये जो कॉन्टेस्ट है यहां पर चलाया है।
जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो लद्दाख से है, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है लद्दाख के अंदर में, वो 35 दिन से भूख हड़ताल के ऊपर में है। और यहाँ पर अब नित्यानंद राय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम मिनिस्ट्री के अंदर में, यहाँ पर उन्होंने कहा बताया कि जो सेंटर है वो 6 अक्टूबर को लद्दाख के जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर उनसे बातचीत करेगी। यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी 2 डिमांड है, जहां पर वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल के अंदर में डाल देना चाहिए, और दूसरा उनका ये डिमांड है कि स्टेटहुड देना चाहिए लद्दाख। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि होम मिनिस्ट्री जो है वो 6 अक्टूबर को बातचीत करेगी और उसके बाद क्या कोई जो नतीजा है वो आएगा और लद्दाख के अंदर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो फाइनली खत्म होगा या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो कोलकाता से आई, और कोलकाता के अंदर में जो GRSC जो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, जो कोलकाता के अंदर में है, यहां पर अब उसकी जो एक डील है वो जर्मन फर्म के साथ हुई है। और ये जो डील है ये $62.4 मिलियन की। यहां पर अब आप एक बात सोचिए कि इंडियन शिप बिल्डिंग जो है वो अब जर्मन फर्म के लिए काम करेगी, और जर्मन शिप्स की बिल्डिंग के अंदर में यहां पर वेसल्स बनाए जाएंगे। जिस तरह से इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, और GRSC जो है वो इंडियन नेवी के लिए भी शिप्स बनाती है, और जो कोस्ट गार्ड है उसके लिए भी शिप बिल्डिंग करती है। अब हमारे जो बनाए हुए शिप्स हैं और जो उनके पार्ट्स है अब इंपोर्ट कर रहा है जर्मनी, जो अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये बताता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो सही जा रहा है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी कलकत्ता से है, जहां पर ममता बनर्जी ने अब ये कहा है कि 3000 से ज्यादा जो दुर्गा पूजा के टाइम पर जो पंडाल है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फंडिंग करेगी। दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में जो फेस्टिवल है वो बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है, और यहाँ पर अब ममता बनर्जी जो है वो चाहती हैं कि जो उनका धर्मनिरपेक्ष जो चेहरा है वो यहाँ पर सामने आए, क्योंकि अगली साल इलेक्शंस हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो कुर्मी प्रोटेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर कुर्मी जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें ST का स्टेटस दिया जाए, और इसीलिए यहाँ पर वो झारखंड के अंदर में उन्होंने रेल रोको अभियान चलाया, जिसकी वजह से लगभग 55 ट्रेन जो है वो बाधित हुई। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो BK सिंह से रिलेटेड है, जहां पर वो अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो CID बनाई गई थी, जो अलंद विधानसभा सीट जो कर्नाटका के अंदर में थी, और जहां पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा था कि वोट चोरी हुई है, अब यहां पर CID की जो जांच है उसकी अब अध्यक्षता करेंगे एडिशनल डायरेक्टर। इतनी हाई लेवल की जो SIT बनाई गई है, अब यहां पर देखना यह है कि क्या फैसला होता है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन से रिलेटेड। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो जापान बना रही है, और जापान जो है वो बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से लेके मुंबई तक। अब यहाँ पर जो मुंबई थाने की जो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो बात है वो यहाँ पर जो टनल्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं, और 2027 तक जो बुलेट ट्रेन है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे तो वहां पर अब डील हो चुकी है कि अब जो बुलेट ट्रेन बनेगी उसके अंदर में E10 इंजन जो है वही प्रोवाइड करेगी जापानीज। जो नेक्स्ट खबर है वो मेघालय से है, जहां पर मेघालय के अंदर में अब अपोजिशन हो रहा है, जहां पर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब रूल्स चेंज कर दिए थे, और यहां पर मेघालय के अंदर में जिस तरह से अब यूरेनियम माइनिंग हो रही है, और यूरेनियम माइनिंग के अंदर में अब जो लोकल लोग हैं उनसे यहां पर कंसल्टेशन से उसको बाहर रख दिया था। अब यहां पर जो वेस्ट काशी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अब प्रोटेस्ट चल रहा है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड है, जहां पर मोहनलाल जो मलयालम इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार है उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की बात की है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो मोहनलाल है वो एक लीडिंग लाइट की तरह है, और उन्होंने सिनेमा के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान किया। मोहनलाल जी जिनकी पहली पिक्चर 1978 के अंदर में आई थी, और 2001 के अंदर में उन्हें पद्मश्री और 2019 के अंदर में उन्हें पद्म भूषण दिया हुआ। यहाँ पर मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो यूरोप से आई, जहां पर यूरोप के अंदर में एक साइबर अटैक हुआ, और साइबर अटैक का जो इम्पैक्ट है वो पूरे यूरोप की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके ऊपर पड़ा, और
यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में जितने भी जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर चेक इन के अंदर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन। अब देखना यह है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, और यहां पर जिस तरह से अब जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। वहीं पर इंडिया के अंदर में इस साइबर अटैक का कोई भी इंप्लीकेशन नहीं हुई। इंडियन एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही ढंग से चलते रहे। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो यूएसए से। और यूएसए के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी शुक्रवार को, और यहां पर जो टिकटॉक है उसको अब यूएस फर्म यहां पर लेने वाली है। यहां पर अब अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया है कि जो टिकटॉक डील है वो अमेरिकन डोमिनेटेड होगी, और यहां पर अब यूएस एंटिटी जो है यहां पर एक पार्ट बनने वाली। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर रशिया ने अब यूक्रेन के अंदर में ड्रोन अटैक किया है और मिसाइल अटैक किया है अक्रॉस 20 प्लेसेस, और जिसके अंदर में 3 लोग मारे गए। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट किसी रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये देखने की बात है। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब पोलैंड ने जो एयरक्राफ्ट है उसको यहां पर डिप्लॉय कर दिया है रशिया और जो पोलैंड का जो बॉर्डर है वहां पर। जिस तरह से जो रशियन ड्रोन्स जो जिस तरह से रशियन ड्रोन्स ने जो पोलैंड का जो एयर स्पेस का वॉयलेशन किया था, अब यहां पर पोलैंड ने तैयारी कर दी है कि अगर कोई भी रशियन ड्रोन जो पोलैंड के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ अब कार्रवाई। वहीं पर यूरोप के अंदर में जो नीदरलैंड है वहां पर राइट विंग का प्रोटेस्ट हो रहा है, और राइट विंग का प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गया, जहां पर नीदरलैंड की पुलिस की बहुत ज्यादा क्षति हुई। एक ट्रेंड देखा जा रहा है पूरे विश्व के अंदर में, जहां पर जो राइट विंगर्स हैं वो अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, और यूरोप के अंदर में जिस तरह से उन्होंने जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी थी और जो जिस तरह से रिफ्यूजीज का इनटेक किया है उसकी वजह से जो राइट विंग पॉलिसी मेकर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो लास्ट खबर आ रही हमारी वो इजराइल से रिलेटेड है, जहां पर इजराइल ने अब गाजा के अंदर में अपने जो एफर्ट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जहां पर 34 लोग और मारे गए हैं। और यहां पर ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो फिलिस्तीन स्टेट की जो डिमांड है वो जिस तरह से मान्य हो रही। मैंने आपको बताया है कि इस बार के जो संयुक्त राष्ट्र का जो अधिवेशन जो 23 सितंबर से शुरू होगा, यहां पर ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सबके सब देश जो हैं वो फिलिस्तीन देश को एक मान्यता दे सकते हैं, और इसीलिए इजराइल है वो चाहता है कि जो गाजा है वहां पर पूरी तरह से आधिपत्य बन जाए। वहीं पर अब इजराइल की और यूएसए की जो पार्टनरशिप है वो भी देखी जा रही है, जहां पर अब यूएसए जो है वो $6 बिलियन के जो हथियार है वो इजराइल को बेच रहा है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kheli YouTube. Thank you.